क्लास आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ये इसका जो नंबर है चैप्टर का ये है आपका चैप्टर नंबर 9। 8 हम लोगों ने कंट्रोलिंग पढ़ लिया था, 9 चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लास ये पार्ट बी का पहला चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आप इस पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छे से समझना कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। थोड़ा सा मैं वेटेज की अगर बात करूं तो जो फर्स्ट पार्ट आपका है, जो आपने पढ़ा फर्स्ट पार्ट, वो आपका 50 मार्क्स का है और सेकंड पार्ट जो है वो 30 मार्क्स का है। मतलब टोटल वेटेज आपकी बुक का 80 मार्क्स का है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर आपके 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर पढ़ोगे तब आपको 50 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे सिर्फ 4 चैप्टर अगर आप पढ़ लो तो यहाँ पे आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन क्लास सच बताऊं तो ये जो 8 चैप्टर है ये ज्यादा इजी है क्योंकि इसके अंदर प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, क्लास एनवायरनमेंट है, मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल्स है, तो वो आपको इजी रहता है कहीं ना कहीं समझने के लिए। लेकिन ये जो 30 मार्क्स का ये है 4 चैप्टर, इस 30 मार्क्स में इन 4 चैप्टर्स में ऐसे ऐसे चैप्टर्स, अगर हम चौथा चैप्टर हटा दे अपना जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, तो बाकी के जो 3 चैप्टर हैं आपके ये पूरा का पूरा कंपनी से रिलेटेड है। तो इसमें समस्या कहां पे आएगी इस पार्ट में? पहला और दूसरा चैप्टर, मतलब आपका चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर 10, अगर 9 और 10 आपने अच्छे से समझ लिया, फिर चैप्टर 11 और चैप्टर 12 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि 11 जो है वो मार्केटिंग है, वो भी आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। जो डेली लाइफ में आप देखते हो, जो मार्केट की स्ट्रेटेजीज आप देखते हो, समझते हो, आप सामान खरीदने जाते हो, मार्केट देखते हो, तो ये सब चीज आपको इजी लगेगी। तो आपको बस इन 2 चैप्टर पे यार प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसे साथ साथ में चलना। मैं 2 क्लास के अंदर खत्म करूंगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्योंकि बड़ा चैप्टर है और मैं ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करूंगा और बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके 2 पार्ट में हम इसको खत्म कर देंगे चैप्टर को। तो आपकी फिलहाल ये ड्यूटी है कि आज मैं जितना भी पढ़ा रहा हूं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में, उसको आप बहुत अच्छे से कर लेना ताकि अगली क्लास में आपको पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से समझ आए। ओके, चलो। देखो यहाँ पे 2 वर्ड है, एक है फाइनेंशियल, तो यहाँ पे हम बात करते हैं पैसों की। फाइनेंस मतलब मनी, और मनी से रिलेटेड जितना भी मैनेजमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब होता क्या है क्लास? फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। सबसे पहली बात तो बता दूं आपको, कंपनी कभी भी अपने पैसों से बिजनेस नहीं करती क्योंकि अपना पैसा कितना होगा कंपनी के पास? बहुत थोड़ा सा हो जाएगा वो। लेकिन वो पब्लिक से पैसा लेती है और एक बड़ी रकम इकट्ठा करती है। तो हम पब्लिक से कितना पैसा लें, कम लें तो काम नहीं हो पाएगा। ज्यादा ले लिया तो बिना मतलब का ब्याज और बिना मतलब का आपको डिविडेंड बांटना पड़ेगा। तो आपने पैसा उतना ही लेना है, मार्केट से उतना ही उठाना है जितना आपको जरूरत है। और मार्केट से पैसा कैसे उठाते हैं उसके लिए हमारा अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या? एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, पैसों का सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी को अच्छे से चलाने के लिए हम कितना पैसा मार्केट से उठाएं, कितना यूज करें, कितना पब्लिक को बांटें और कितना पैसा अपने पास रिजर्व लेके चलें। बोलो क्या क्या है? एफिशिएंट एक्विजिशन, efficient utilization, efficient distribution and disposal of surplus for smooth and working of a company, ताकि हमारी कंपनी अच्छे से चल सके। इस डिसीजन को बोलते हैं क्लास फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट रिलेटिंग टू फाइनेंस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है क्लास, मैनेजिंग अगर हम करते हैं फाइनेंस के रिगार्डिंग तो वो होता है क्लास फाइनेंस मैनेजमेंट। उसी तरीके से क्लास जो भी मैनेजमेंट है उसकी रिगार्डिंग होता है मैनेज करना। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग रिलेटिंग टू फाइनेंस। तो आपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, पैसों को मैनेज करने के लिए जो भी कुछ आप यहां पढ़ते हो, किस तरीके से सही पैसा मार्केट से उठाएं, किस तरीके से मार्केट से सही पैसा उठाने के बाद इसको यूज करें, ये पूरा का पूरा कहलाता है क्लास फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, चलो इसके ऑब्जेक्टिव फटाफट रीड करो क्या लिखा हुआ है। एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना, पैसे को लेना। एक्विजिशन मतलब होता है पैसों को लेना। अच्छा सुनो, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, देखो जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं मतलब कि मार्केट से सही पैसा उठाओ, उसको अच्छे से यूज करो, उसको वेस्टेज ना करो, पैसा को सही से बांटो डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को, और जो पैसा बचेगा उसमें आप रिजर्व को मेंटेन करो। तो ये सारा का सारा कहलाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है क्लास मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी कि शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना जो है उसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करता है। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर्स को आपको पता होगा कि जो डिविडेंड मिलता है ना वो सबको पेमेंट करने के बाद मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड ओनली आफ्टर द क्लेम ऑफ सप्लायर, लेंडर्स, एम्प्लॉयज, क्रेडिटर्स एंड अदर क्लेमेंट। यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं क्लास, उनको जो पेमेंट मिलता है वो सबकी पेमेंट के बाद मिलता है। पहले आप सबको पेमेंट कर देते हो, उसके बाद जो बचता है वो आप देते हो इक्विटी शेयर होल्डर्स को। देयरफॉर इफ द शेयर होल्डर्स आर गेनिंग, इसका मतलब अगर शेयर होल्डर गेन कर रहे हैं, इट ऑटोमेटिकली इंप्लाइज दैट अदर क्लेमेंट्स आर आल्सो गेनिंग। यानी कि अगर शेयर होल्डर का फायदा हो रहा है, वो गेन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो बाकी सारे शेयर होल्डर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली गेन कर रहे हैं। यानी कि अगर शेयर होल्डर्स गेन कर रहे हैं, मतलब कि उनको पेमेंट सबसे लास्ट मिलती है, तो जो सबसे लास्ट में है अगर वो गेन कर रहा है तो जाहिर सी बात है उससे पहले वाले भी सारे के सारे गेन कर रहे होंगे। तो आप ध्यान रखना क्लास, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है क्लास, शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। शेयर होल्डर मतलब ओनर्स, वो ओनर क्लास कोई आम जनता भी हो सकता है, कंपनी का मालिक खुद भी हो सकता है। तो उनके शेयर्स को बढ़ाना यही क्लास फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। लेकिन क्लास अगर इक्विटी शेयर होल्डर के वेल्थ को बढ़ाने की बात हम करेंगे तो अपने आप ही हमारा कुछ और ऑब्जेक्टिव है जो अपने आप पूरा हो जाएगा। पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, तीसरा है क्लास मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, और चौथा है क्लास मीटिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स। क्लियर है? तो सबसे पहली बात यह है कि आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। भाई सीधी सी बात है, अगर आप पैसों को सही ढंग से इस्तेमाल करोगे, प्रॉपर यूटिलाइज करोगे, उसका वेस्टेज नहीं होगा, यानी कि जितना पैसा चाहिए उतना ही मार्केट से उठाना है, बिना मतलब का ब्याज नहीं भरोगे, कहां से उठाना है ये सब सही से सोचोगे, समझोगे, कितना बचाना है, कितना पब्लिक को बांटना है, खर्चे कैसे करने हैं, ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो क्या लगता है आपको घाटा होगा? आपको नहीं, आपको प्रॉफिट जो है वो होने लग जाएगा। और आप पैसों का सही ढंग से इस्तेमाल भी करोगे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स और मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, यानी आप अपने पास इतना पैसा बचा के चलोगे, लिक्विडिटी आप अपने पास मेंटेन करोगे, इतना पैसा बचा के चलोगे आप कि भैया कल को अगर कोई क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है, कोई शॉर्ट टर्म डेट की पेमेंट करनी है, कोई कमिटमेंट आपने किया है क्रेडिटर्स के साथ कि भैया आपको इतने दिन में पैसे दे देंगे, तो वो कमिटमेंट भी पूरा हमारा हो जाएगा अगर हम पैसों का मैनेजमेंट करेंगे। अच्छे ढंग से पैसों का इस्तेमाल करोगे तो जिनको आज जिनसे आपने उधार लिया है, जिनको वादा किया है कि आप इतने टाइम बाद लौटा दोगे, तो वो सारी की सारी पेमेंट आप कर पाओगे। चलो मेरे साथ रिपीट करो। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस, और मेंटेनिंग डिस्पोजल फॉर द सरप्लस, डिस्पोजल ऑफ द सरप्लस फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ एन कंपनी। तो किसी भी कंपनी के अच्छे से चलाने के लिए, क्लास अच्छे से चलाने के लिए हम पैसा एफिशिएंट यूटिलाइज करेंगे, एफिशिएंट एक्विजिशन करेंगे, और जो बांटेंगे और जो डिस्पोज करेंगे वो एफिशिएंट करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन मोटो है वो है इक्विटी शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को जो पेमेंट जाती है वो सब लोगों को पे करने के बाद जो बचता है, सबको पेमेंट करने के बाद लास्ट में पेमेंट जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का। अगर आप लास्ट वाले का भला कर दोगे तो बाकी सबका भला तो हो ही जाना है। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्लास क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना शेयर होल्डर्स का। लेकिन अगर हम इस ऑब्जेक्टिव को लेके चलेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे कुछ और ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे, लाइक हम प्रॉफिट ज्यादा कमाने लगेंगे, और हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे पैसों का, हम लोगों का मेंटेनेंस रहेगा, लिक्विडिटी यानी कि हमारे पास पैसा रहेगा कि हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी की पेमेंट कर सके, और क्रेडिटर्स की पेमेंट कर सके जिनको वादा किया है, जिनसे कमिटमेंट की है। आई होप ऑल क्लियर। सबको पहले मुझे बताओ, ये फर्स्ट पोर्शन सबको अच्छे से क्लियर हो गया? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये पोर्शन सबको अच्छे से क्लियर हो गया क्लास? चलो सब लोग मुझे फटाफट जरा बताओ कि ये पोर्शन सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये वाला पार्ट, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, ये बेसिक चीजें। चलो ओके। लिक्विडिटी मतलब क्लास ये होता है जो आपने कैश मेंटेन करके रख रखा है अपने पास, ठीक है? हाँ, लिक्विडिटी मतलब क्या है? कैश। ओके, कि मतलब मान लो मैं बहुत अमीर हूं लेकिन मेरे को छोटे मोटे खर्चे देने के लिए पैसे नहीं है, तो भैया किस बात का? फिर तो समस्या है ना। पैसा बहुत है लेकिन पता चला कि तुम टाइम पे पैसा लौटा नहीं पा रहे क्रेडिटर्स को, तुम्हारे पास पैसा नहीं छोटे मोटे खर्चे के लिए, तो ये समस्या है। तो आपके पास पैसा होना चाहिए लिक्विडिटी के लिए, यानी कि आपके पास कैश होना चाहिए। चलो अब सब लोग जरा ध्यान से आ जाओ, नेक्स्ट हेडिंग है फाइनेंशियल प्लानिंग। बच्चों प्लानिंग की डेफिनेशन तो आप जानते ही हो, क्या होता है प्लानिंग?
थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग जो होता है फ्यूचर के लिए होता है, यानी कि हम फ्यूचर के लिए पहले ही सोच ले रहे हैं। थिंकिंग इन एडवांस, डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड, कितना खर्चा करना है, किस पे करना है, एट योर डिस्पोजल। तो यानी कि जितना पैसा हमारे पास है खर्च करने के लिए, उसमें से किसके ऊपर कितना पैसा खर्च करना है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। इट मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड, on what to spend according to the fund at your disposal. In general, it includes फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर क्या क्या आता है कि हम सबसे पहले क्लास ये जानेंगे, सुनो मेरी बात, हम कर रहे हैं पब्लिक के पैसों से बिजनेस, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी के लिए हमको कितना पैसा चाहिए। यानी कि हम फाइनेंस को डिटरमाइन करेंगे नीडेड बाय एन एंटरप्राइज फॉर कैरिंग आउट डे टू डे एक्टिविटी। भैया हमारा रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज को अच्छे से रन करने के लिए हमको कितना पैसा चाहिए। फिर हम ये डिसाइड करेंगे सोर्स ऑफ फंड। आपको पता है ना क्लास, पैसा हम अलग अलग रास्तों से मंगा सकते हैं। यानी क्लास हम पैसा डिबेंचर से, डेट से, लोन से, ठीक है, या फिर क्लास बॉन्ड से, या हम पब्लिक को शेयर इशू करके, बहुत अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम फाइनेंस रेज कर सकते हैं। यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस हैं। बेसिकली क्लास सोर्स को हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक होता है क्लास आप इनसाइडर से पैसे ले सकते हो, आउटसाइडर से। यानी कि एक होता है डेट और दूसरा होता है इक्विटी। पहला क्या होता है डेट और दूसरा क्या होता है इक्विटी। तो जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो बेसिकली हम डिटरमाइन करते हैं क्लास सोर्स ऑफ फंड का, कि कहां से हम पैसा रेज करें, कितना पैसा हमें ऑपरेशन के लिए चाहिए, और सुइटेबल पॉलिसीज हम बनाते हैं ताकि पैसे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सके, पैसों का वेस्टेज ना हो। तो इन सारी चीजों को हम लोग बोलते हैं क्लास फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है क्लास, एडवांस में सोच लेना कहाँ खर्च करना है, कितना पैसा खर्च करना है, जितना हमारे पास है उसमें से। उसमें तीन चीजें आती हैं, बताओ। पहला, ऑपरेशन अच्छे से चल पाए हमारा, सोर्स ऑफ फंड, और प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि पैसों का किस किस तरीके से हम लोग यूटिलाइज करेंगे। बच्चों ये जो टॉपिक है इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जामिनेशन में क्लास। इस टॉपिक से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और यह इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है ये तो क्लास में आपको बता चुका हूं, और नेक्स्ट है उसके इंपॉर्टेंस यानी कि उसके बेनिफिट। फाइनेंशियल प्लानिंग तो मैंने आपको समझा दिया है, तो अब हम बात करें क्लास इसके इंपॉर्टेंस की यानी कि उसके बेनिफिट्स की। ओके, चलो, अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, अगर मान लो ऐसा कोई लाइन लिखा हुआ आता है, अगर आपको एग्जामिनेशन में ऐसा कोई लाइन लिखा हुआ था केस स्टडीज में, फाइनेंशियल प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज। फाइनेंशियल प्लानिंग किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के सक्सेस के लिए जरूरी है। तो उस स्टेटमेंट को हाईलाइट करते हुए आपको क्लास 4 इंपॉर्टेंस लिखने हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के। अच्छा बच्चों सुनो, देखो कभी भी किसी भी चीज का इंपॉर्टेंस लिखना हो तो देखो, हम लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कितना कुछ पढ़ा अभी तक। अभी क्लास 15 मिनट में हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर हम ये फाइनेंशियल प्लानिंग करें, आपके घर वाले पेरेंट्स जब इनकम कमाते हैं तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं किस पे कितना खर्चा करना है, क्लास कितना बचाना है, कितना खर्चा करना है, ये सारी चीजें ए टू जेड वो प्लानिंग करते हैं। तो इसका फायदा क्या है? इस प्लानिंग को ना करें तो क्या समस्या होगी? फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है? बेनिफिट क्या है, नीड क्या है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंपॉर्टेंस। तो अगर कभी भी आए कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ एनी एंटरप्राइज, भाई कोई भी बिजनेसमैन बिना पैसों की प्लानिंग किए सक्सेस तो होगा नहीं। तो उसकी क्लास इंपॉर्टेंस क्या है? फाइनेंस लाइक अ ब्लड ऑफ बिजनेस। बच्चों सुनो मेरी बात, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड का रोल होता है, ब्लड जितना ज्यादा क्लास हमारी बॉडी में होगा स्ट्रांग रहेगा हमारा बॉडी, हमें बीमारियों से बचाएगा। उसी तरीके से फिनेंस भी ना क्लास रग रग में दौड़ता है किसी बिजनेस के। तो फिनेंस क्या है? ब्लड है, जो बिजनेस को चलाने के लिए, दौड़ाने के लिए जरूरी है। ब्लड कमी रहता है बॉडी में तो दिक्कत आ जाती है, बीमारी हो जाती है, हम बेहोश हो जाते हैं। उसी तरीके से बिजनेस भी अच्छे से नहीं चल पाएगा अगर बिजनेस का जो ब्लड है दैट इज कैपिटल, अगर वो कम रहेगा। तो फिनेंस जो है लाइक अ ब्लड ऑफ ए बिजनेस, विदाउट अ बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव, यानी कि विदाउट इट, बिना फाइनेंस के कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लास फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आपको उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस, सबसे पहला बेनिफिट, अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो ऑप्टिमम फंड्स को हम कलेक्ट कर पाएंगे। अगर हम प्लानिंग प्रॉपर करेंगे क्लास तो ऑप्टिमम फंड्स को हम कलेक्ट कर पाएंगे, यानी कि जितना पैसा हमें एक्चुअली में चाहिए हम उतना पैसा मार्केट से उठा पाएंगे। बच्चों मार्केट से कम पैसा लिया
तो आपका काम ही नहीं हो पाएगा, बजट ही बिगड़ जाएगा और आपने ज़्यादा पैसा मार्केट से लिया है, तो आपको बिना मतलब का आपको पता है फ्री में पैसे नहीं मिलते हैं क्लास। अगर आपने मार्केट से ज़्यादा लोन ले लिया, तो जो एक्स्ट्रा पैसा आपने बिना मतलब का लोन ले लिया, उसका बिना मतलब का ब्याज आपको भरना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात क्या है कि द फाइनेंशियल प्लानिंग एस्टिमेट द प्रिसाइज रिक्वायरमेंट ऑफ फंड कि कितना पैसा चाहिए, व्हिच मीन्स टू अवॉइड वेस्टेज एंड ओवर कैपिटलाइजेशन सिचुएशन। तो यानी कि हम वेस्टेज नहीं करेंगे और ओवर कैपिटलाइजेशन नहीं करेंगे, बिना मतलब का पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे, कम भी पड़ गया तो भी दिक्कत। तो हम कुल मिला के अगर हम प्लानिंग अच्छे से करें, तो हम उतना पैसा रेज करेंगे जितना पैसा हमको मार्केट से उठाने की जरूरत है। चलो बोलो फर्स्ट पॉइंट फटाफट। आपको एक बार मैं पूछता हूं, देखता हूं किन किन बच्चों को याद है, मेरे साथ रिकॉल करना। फाइनेंशियल प्लानिंग का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है बताओ, किसका वेल्थ इंक्रीज करना है, फटाफट जल्दी बताओ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है डैश के वेल्थ को इंक्रीज करना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसके वेल्थ को इंक्रीज करने की बात करता है, फटाफट क्लास सब लोग आंसर दो। बिजनेस नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स के वेल्थ को इंक्रीज करने की बात करता है। ध्यान समझना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को इंक्रीज करने की बात करता है, यानी कि ओनर्स के। ओके, अगर उसको फॉलो करेगा, चार और आपके अपने आप ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे, चार और ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे क्लास, समझ रहे हो बात को। सबसे पहला क्या है क्लास बताओ जरा, कि आप लिक्विडिटी मेंटेन करोगे, प्रॉफिट प्रॉफिट अर्न करने लग जाओगे, कमिटमेंट पूरा करोगे क्रेडिटर्स के साथ, समझ रहे हो बात को। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके और भी पूरे हो जाएंगे। लिक्विडिटी मेंटेन करोगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करोगे और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, पैसों का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन करोगे। ये लिखना पड़ेगा क्लास, आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा। एक दिन लो, लेकिन एक दिन में चार कम से कम टॉपिक आप याद करो एक चैप्टर के, तो 2 से 3 दिन के अंदर पूरा चैप्टर अच्छे से लर्न हो जाएगा। धीरे धीरे, ये नहीं कि एक ही दिन में पूरा चैप्टर याद कर लोगे, ऐसे नहीं होगा। ऐसे तो 12 दिन में तुम पूरी बीएसटी खत्म कर दोगे, समझ रहे हो बात को। हाँ करेक्ट साक्षी, करेक्ट। तो आपने इसे कॉपी पे बार बार लिख के एकदम अच्छे से इसको लर्न कर लेना है। ओके, तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन फंड, यानी कि मार्केट से जितना पैसा हमको चाहिए उतना पैसा उठाएंगे। फिक्सिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर। बच्चों अभी के लिए मैं बता दूं, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि हमारे फंड्स में डेट का कितना पोर्शन होगा और इक्विटी का कितना पोर्शन होगा। बच्चों बात को समझना, सुनो मेरी बात। मान लो मुझे पैसे चाहिए, तो मेरे दो दोस्त हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। तो मैंने राम से बोला भाई मुझे बिजनेस करना है, पैसे चाहिए, तो राम ने मुझे 10 लाख रुपए दे दिए 10% ब्याज पे। यानी मैं हर साल राम को 10% ब्याज देता रहूंगा, भले ही मेरा बिजनेस अच्छा चले नहीं चले, डूब जाए, करोड़पति बन जाऊं मैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राम को 10% का ब्याज चाहिए ही चाहिए। ये फिक्स है, ये डेट है, इसको बोलते हैं डेट, यानी कि ये उधार है, कर्जा है। लेकिन श्याम ने भी मुझे 10 लाख रुपए दिए, लेकिन श्याम बना मेरा पार्टनर, यानी कि श्याम बन गया शेयर होल्डर, श्याम बन गया 10 लाख का मालिक मेरे बिजनेस के अंदर। तो भैया मैं श्याम को तभी दूंगा जब मुनाफा कमाऊंगा, जब मुनाफा कमाऊंगा तो श्याम को भी मिलेगा, मुनाफा नहीं कमाऊंगा श्याम को नहीं मिलेगा, ज्यादा कमाऊंगा श्याम को भी ज्यादा मिलेगा, कम कमाऊंगा श्याम को भी कम मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि ये इक्विटी है, ये डिपेंड, ये बन गया बिजनेस का मालिक। कल को शाम पूछ सकता है अभी क्या कर रहे हो, ये वाला काम क्यों कर रहे हो, ये वाला बिजनेस क्यों कर रहे हो, इसमें क्या 10 चीजें हैं, हमें पूछना पड़ेगा श्याम से, क्योंकि वो शेयर होल्डर है। राम भैया कुछ नहीं पूछना राम से, ना राम को हमारे प्रॉफिट से कोई मतलब है, उसको तो ब्याज मिलेगा। तो इसको बोलते हैं डेट और इसको बोलते हैं इक्विटी। तो किसी भी बिजनेस के अंदर लोन कितना होगा, शेयर कितना क्लास हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस चीज को डेट इक्विटी को हम स्टडी करते हैं क्लास, किसमें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारी मदद करता है एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में। Fund can be arranged from various sources. We can use long term, medium term, short term funds. Financial planning is necessary to identify the capital structure, कि हम कितना डेट से इशू करेंगे, कितना हम डेट से पैसा रेज करेंगे और कितना पैसा हम इक्विटी से रेज करेंगे। थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स इन इन्वेस्टिंग द फाइनेंस इन राइट प्रोजेक्ट। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है कहीं ना कहीं हमें मदद करता है कि हम पैसा सही प्रोजेक्ट में लगाएं। इट सजेस्ट how to funds are to be allocated for various purposes, comparing various investing proposal। तो अलग अलग इन्वेस्टिंग प्रपोजल्स को लेकर हमें डिसाइड करना है कि हम किस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में सबसे ज्यादा पैसे लगाएंगे।
फोर्थ पॉइंट, इट हेल्प्स इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। आपको पता है अगर आप प्लानिंग करोगे तो पैसों का सही तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। बच्चों में यकीन मानो ये फाइनेंशियल प्लानिंग जो है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज इसको लापरवाही मत करना, इसके हेडिंग्स को बार बार लिख के याद करना, सोच समझ के। पहले आप दिमाग से सोचो कि यार प्लानिंग करेंगे तो क्या होगा, सही जगह पैसों का हम लगा पाएंगे ना, वेस्टेज नहीं जाएगा। दूसरी बात, अवॉइडिंग बिजनेस शॉक एंड सरप्राइजेस, यानी कि अगर हम फ्यूचर को देखते हुए पहले से प्लानिंग करके पैसे जोड़ के रख लेंगे तो फ्यूचर में आने वाला कोई भी सरप्राइज जो है वो हमें इतना झटका लगेगा नहीं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करता है, हेल्प्स करता है अवॉइड करने के लिए क्या, बिजनेस शॉक्स, शॉक एंड सरप्राइजेस। बाय एंटिसिपेटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प टू अवॉइड शॉक्स एंड सरप्राइजेस व्हिच अदरवाइज फर्म हैव टू फेस इन अनसर्टेन सिचुएशन। अचानक से अगर झटका लगेगा तो आपको क्या होगा, आपको डर लगेगा ना, अचानक से भी झटका लग गया, शायद झेल ना पाओ, आप कहां से लाओगे पैसा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए पहले से क्या करते हैं, एस्टिमेशन बना देते हैं। फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है पहले से हम उसके लिए तैयार रहते हैं, एस्टिमेशन बना देते हैं, ताकि अचानक से हमें कोई झटका ना लगे, अचानक से हमको कोई शॉक ना लगे। इट हेल्प्स द कंपनी प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। तो क्लास फाइनेंशियल प्लानिंग हमें कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए पहले से प्रिपेयर रखता है। ओके। दूसरी बात, प्लानिंग में हम आज और फ्यूचर को जोड़ते हैं। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्लानिंग क्लास प्रेजेंट रिक्वायरमेंट को फ्यूचर के रिक्वायरमेंट से जोड़ता है। इट लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर। फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेट्स द प्रेजेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट विद द फ्यूचर रिक्वायरमेंट बाय एंटिसिपेटिंग द सेल्स। भाई कल को सेल कितनी होगी, हम लोग ग्रोथ कितने करेंगे, हमारे ग्रोथ के प्लान कितने हैं, ये सब देख के क्लास आज की रिक्वायरमेंट को और फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को जोड़ता है कि कल को हमको कितना पैसा चाहिए होगा, आज इतना इन्वेस्ट करेंगे तो कल को कितना मिलेगा, कल को ग्रोथ प्रोसेस भी है हमारा तो पैसे जोड़ के चलें क्योंकि कल को ग्रोथ भी करना है। तो ये सारी चीजें क्लास किसके अंदर आती हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। आई होप इसके इंपोर्टेंस क्लियर हो गए होंगे। अब देखो बच्चों, सुनो मेरी बात। 100% एक चीज बता रहा हूं जो पेपर में आएगा आपके, 100% आएगा ही आएगा। तीन डिसीजन है यहाँ पे, इन तीन में से किसी भी एक डिसीजन का फैक्टर अफेक्टिंग जो है ये आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ध्यान समझना, पक्का। किसी के सेट में इन्वेस्टिंग होगा, किसी के सेट में फाइनेंसिंग, किसी के सेट में डिविडेंड। तो ये तीन तरह के डिसीजन है जो क्लास नॉर्मली किसी भी क्लास सेट मतलब कि सेट में पेपर में बिजनेस स्टडीज में आना ही आना है। तो आप इनको बहुत अच्छे से कर लेना। तीन ये डिसीजंस देखो, अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हमारे सामने तीन ऑप्शंस होंगे जहां पे हमें डिसीजन लेना होगा। सबसे पहला है क्लास इन्वेस्टिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसको कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी बोलते हैं। बच्चों इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या होता है कि हमें कितना पैसा कहां पे इन्वेस्ट करना है, सोच समझ के हमें कहां पर कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि ये पैसा आम जनता का है, ये पैसा पब्लिक का है। पब्लिक ने बहुत मेहनत से जोड़कर हमारे ऊपर भरोसा करके हमको पैसा दिया है बिजनेस करने के लिए। अगर हम सही जगह नहीं लगाएंगे तो हमारा बिजनेस डूबेगा, हमारा तो नुकसान होगा हमारी गलती से, लेकिन हमारी गलती से शेयर होल्डर्स का भी नुकसान हो जाएगा, आम जनता का भी नुकसान हो जाएगा। तो डिसीजन रिलेटेड टू केयरफुल सिलेक्शन ऑफ असेट इन विच फंड विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यानी ये वो डिसीजन है जिसमें फर्म क्या करती है, अपना पैसा सही जगह इन्वेस्ट करती है। केयरफुल सिलेक्शन ऑफ असेट यानी कि सोच समझ के उसी असेट पे, उसी प्रॉपर्टी पे, उसी स्टॉक पे इन्वेस्ट करेगी जहां से उसको रिटर्न ज्यादा होगा, ताकि वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज कर सके। तो अब इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहली चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, फैक्टर अफेक्टिंग कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। भैया देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि जिस प्रोजेक्ट में आपने पैसा लगाया है, क्या उस प्रोजेक्ट में डे टू डे बेसिस पे कुछ और खर्चे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो आपने क्लास उसके लिए पैसा होना चाहिए। पता चला मशीन खरीद ली, गाड़ी खरीद ली, तेल का खर्चा निकल नहीं रहा, तो भैया तेल का खर्चा निकाल सकते हो कि नहीं, ये देखकर ही आपने गाड़ी खरीदनी है कि भैया उस प्रोजेक्ट को एक बार तो इन्वेस्ट कर दिया आपने, पर रेगुलर बेसिस पे भी तो कुछ पैसा आउटफ्लो होगा उसमें, रेगुलर बेसिस पे उसका मेंटेनेंस होगा। तो क्या आपके पास उसके पैसे हैं, तो वो आपने चेक करना है। तो आपने ध्यान रखना, सबसे पहला पॉइंट क्या है क्लास, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। दूसरा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई सीधी सी बात है,
जहां पे रिटर्न ज्यादा मिलेगा हम इन्वेस्टमेंट वह उस प्रोजेक्ट में करेंगे, और जिस प्रोजेक्ट में रिटर्न कम है उसमें हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो सीधी सी बात है, कोई भी इंसान कहाँ इन्वेस्ट करेगा? जहां उसको फायदा ज्यादा नजर आएगा। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज rate of return. It will be able to bring task for company. These investment are selected with giver high return. तो क्लास उस इन्वेस्टमेंट को, दोज इन्वेस्टमेंट्स आर सिलेक्टेड व्हिच गिव्स हाई रिटर्न, तो जो ज्यादा रिटर्न देगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे। याद करते जा रहे चले जाना क्लास, चार के चार पॉइंट को अच्छे से लर्न कर लेना क्लास, ताकि एग्जामिनेशन में लिख सको। और कोशिश करो कि अभी भी बार बार लिखते लिखते उसको लर्न करते चलो और समझते चलो। समझ के याद रखोगे, हमेशा याद होगा, अच्छे से याद होगा। ओके, तो सबसे पहला क्या था बच्चों, बताओ जरा। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि जो प्रोजेक्ट है उस पे कितना कैश फ्लो हो रहा है वो। सेकंड इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना ज्यादा हमको रिटर्न मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा होगा हम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट उतना ही करेंगे। थर्ड होता है रिस्क इन्वॉल्व। भैया हर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में रिस्क होता है, चाहे आप कोई भी प्रपोजल ले लो, रिस्क हर जगह है। तो आपने कहां पे इन्वेस्ट करना है क्लास? जहां पे रिस्क सबसे कम हो और फायदा सबसे ज्यादा हो, वहां पे क्लास आपने क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। ध्यान रखना, जहां पे रिस्क जो है, जहां सबसे ज्यादा क्लास जो है आपका, ये ध्यान रखना है कि रिटर्न होगा, आपने वहां इन्वेस्ट करना है। और जहां रिस्क जो है वो सबसे कम होगा, आपने वहां इन्वेस्ट करना है। तो रिस्क इन्वॉल्व विद एवरी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, देयर इज सम डिग्री ऑफ रिस्क। हर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में कुछ ना कुछ रिस्क होता है, इज ऑल्सो इन्वॉल्व। द कंपनी मस्ट ट्राई टू कैलकुलेट द रिस्क इन्वॉल्व इन एवरी प्रपोजल अंडर एंड सिलेक्ट दोज इन्वेस्टमेंट विच हैव लो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। यानी कि हमें उसी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को सिलेक्ट करना है जहां पर रिस्क सबसे कम हो। तो हम ज्यादा हाई रिस्क वाला नहीं लेंगे, जहां रिस्क हमारा मिनिमम होता है हमें वहां सिलेक्ट करना है। फोर्थ होता है क्लास इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, यानी कि रिस्क तो हमने पढ़ लिया, कैश फ्लो पोजीशन पढ़ लिया, रिटर्न भी पढ़ लिया। उसके अलावा हमें यह भी देखना है कि हमारे पास, भैया हम कोई सी असेट को खरीद रहे हैं तो उसके रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं। कल को रिपेयर हो गया, मशीन खराब हो गया, तो रिपेयर करने के लिए हमारे यहाँ पे वो रिपेयर मेंटेनेंस का बंदा है कि नहीं जो मशीन को रिपेयर कर सके। भाई जापान से आपने मशीन मंगाया फसला खराब हो गया, खराब हो गया, रिपेयर कराने के लिए जापान से बंदा आएगा, बहुत खर्चा आएगा, तो भैया ऐसे प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्ट करना है? समझ रहे हो बात को? तो यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया भी चेक कर लेना है। तो ये चार पॉइंट है क्लास, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर। चलो चारों पॉइंट का एक बार मैं रिवीजन कराता हूं, फिर आप मुझे बताना। सबसे पहला जो पॉइंट है इसके अंदर, सबसे पहला पॉइंट है कैश फ्लो पोजीशन। पहला पॉइंट क्या है क्लास? कैश फ्लो पोजीशन। दूसरा पॉइंट क्या है क्लास? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तीसरा पॉइंट क्या है क्लास? रिस्क। ठीक है, रिस्क। और चौथा पॉइंट क्या है? इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। चौथा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। तो ये आपने क्लास, आपने चार के चार पॉइंट को लिखना है। आ रही क्लास बात समझ? ये आपने चार के चार पॉइंट को लिखना है। सबको अच्छे से लर्न हो गया? बताओ फटाफट क्लास, ये चार के चार पॉइंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन के फैक्टर्स अफेक्टिंग समझ आ गया? कोई दिक्कत परेशानी क्लास? बता दो फटाफट। चलो अब आते हैं, नेक्स्ट है फाइनेंसिंग डिसीजन। ओके भाई, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि हमें ये चेक करना है कि हम जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे हमें रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, वहां का रिपेयर, वहां का मेंटेनेंस अवेलेबल है कि नहीं, असेट को रिन्यू कराना है तो क्या प्रोसेस है। भाई पता चला कि मैंने गाड़ी ले ली लेकिन उस गाड़ी का इंडिया में कोई रिपेयर ही नहीं होता, कोई बाहर कंपनी की, बड़ी कंपनी की गाड़ी ले ली, इंडिया में उसका रिपेयर नहीं है, सर्विस नहीं है उसकी अच्छी, तो भैया उस जगह इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है? समझ रहे हो बात को? उसको बोलते हैं क्राइटेरिया। बाकी पहला पॉइंट क्या है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी में हम इन्वेस्ट करेंगे तो ये देखेंगे रेगुलर बेसिस पे उस पर कुछ खर्चे होते हैं, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे एसेट हो, चाहे कोई भी क्लास प्रेमिसिस हो, फैक्ट्री हो, कहीं भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप ये देखना है कि भाई रेगुलर बेसिस पे उसमें जो खर्चे होते हैं वो खर्चे झेलने के लिए पैसे हैं कि नहीं तुम्हारे पास, तुम उसको चेक करना है। चलो नेक्स्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंसिंग डिसीजन। भाई सुनो, सबसे ज्यादा जरूरी है इस पूरे चैप्टर में फिनेंस। तो हम फाइनेंस किस सोर्स से लेंगे, यानी पैसा जो है हम किस सोर्स से पैसा मंगाएंगे। तो कंपनी क्लास दो सोर्सेस से पैसा मंगा सकती है, एक होता है ओनर फंड, दूसरा होता है बोरोड फंड।
बोरोड फंड का मतलब क्या है कि आप अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को बाहर से पूरा कर रहे हो, आप किसी बाहर वाले से आप उधार ले रहे हो, या तो आप बैंक से उधार ले रहे हो, या तो शेयर होल्डर सॉरी या तो बैंक से उधार ले रहे हो, किसी आउटसाइडर से उधार ले रहे हो, या डिबेंचर्स इशू कर रहे हो आप, डिबेंचर इज बोरोड फंड। तो डिबेंचर इशू कर रहे हो तो इस सोर्स ऑफ फंड को बोलते हैं बोरोड फंड। और ओनर फंड का मतलब क्या है कि आप शेयर इशू करते हो, इक्विटी, अगर आप शेयर इशू कर रहे हो तो ओनर फंड, इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, तो अगर आप ओनर का पैसा लगा रहे हो, ओनर इज शेयर होल्डर्स, तो उसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड यानी कि ओनर फंड। और उधार जो पैसा लिया है उसको बोलते हैं क्लास बोरोड फंड। तो ओनर फंड कंस्टिट्यूट शेयर कैपिटल। ओनर फंड के अंदर क्या क्या होता है, एक तो शेयर कैपिटल होता है, एक होता है रिटेन अर्निंग। बच्चों सुनो, रिटेन अर्निंग कुछ नहीं है क्लास, रिजर्व से। रिटेन अर्निंग क्या होता है, रिजर्व। भैया जो पैसा आपने जोड़ा है, अभी खर्च नहीं किया, उसको क्या बोलते हैं, रिजर्व। तो शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग है और रिजर्व से। तो आपने ध्यान रखना है कि जो रिजर्व है और शेयर कैपिटल है, चाहे इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, वो ओनर फंड है। तो कंपनी क्या कर सकती है, पैसों की जरूरत है, शेयर इशू कर सकती है, इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, या कंपनी ने जो पहले पैसे जोड़ रखे हैं कंपनी उसमें से पैसा निकाल सकती है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व। तो ये सारी चीजें कहलाई जाती हैं क्लास ओनर फंड। और बोरोड फंड का मतलब क्या होता है क्लास, डिबेंचर, डेट, लोन। तो जब बाहर से डिबेंचर इशू किया था, लोन या बॉन्ड, बॉन्ड डिबेंचर सेम होता है, जनरली गवर्नमेंट डिबेंचर्स को हम बॉन्ड कह देते हैं। और लोन तो आपको पता है क्लास, किसी से भी उधार ले लिया, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, तो उसको बोलते हैं बोरोड फंड। तो कंपनी को जो पैसों की जरूरत है तो वो डिबेंचर से भी इशू करा सकती है पैसे को, या शेयर से भी। The main concern of financial managers to decide how much to raise from owner fund and how much to raise from borrowed fund. तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ओनर फंड से कितना पैसा रेस करना है और बोरोड फंड से कितना पैसा रेस करना है। क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर जो फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंस डिसीजन है, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी मतलब कि फाइनेंस मैनेजर के लिए डिसीजन लेने में मदद करेगा। तो सबसे पहला है कॉस्ट। बात को समझना, कॉस्ट यानी कि लागत। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज डिफरेंट, एंड फाइनेंस मैनेजर ऑलवेज प्रिफर द सोर्स विथ मिनिमम कॉस्ट। क्लास फाइनेंस को रेज करने का कॉस्ट सबका अलग अलग है, और फाइनेंशियल मैनेजर हमेशा उसी मतलब कि ऑप्शंस को सिलेक्ट करेगा जहां सबसे कम कॉस्ट आएगा। देखो क्लास, चाहे शेयर इशू करो चाहे डिवेंचर इशू करो, खर्चा दोनों में आना है। खर्चा दोनों में आना है, कोई बेस्ट नहीं कोई खराब नहीं, वो डिपेंड करता है कि कब किस सिचुएशन के लिए कुछ बेस्ट हो जाता है, कब किस सिचुएशन के लिए कुछ खराब हो जाता है। तो फाइनेंस मैनेजर को हमेशा देखना है कि भाई डेट इशू करते हैं तो कितना कॉस्ट आ रहा है, कितना खर्च आ रहा है, इक्विटी इशू करते हैं तो कितना कॉस्ट आ रहा है, कितना खर्च आ रहा है, और जहां पे कॉस्ट मिनिमम होगा वहां पे इशू किया जाए। तो कॉपी में लिख लो फटाफट सब लोग लर्न करने के लिए। पहला जो पॉइंट है वो है क्लास कॉस्ट, तो पहला जो पॉइंट है वो है लागत। सेकंड पॉइंट इज रिस्क। भाई देखो ध्यान रखना, चाहे वो डेट हो चाहे वो इक्विटी, वो दोनों पे ही क्लास क्या है, रिस्क अपने अपने लेवल पे छुपा हुआ है। तो आपने कंपेयर करना है क्लास रिस्क, और जहां सबसे कम रिस्क होगा उस फंड से, मतलब उस सोर्स से फंड्स को रेस करना है। बच्चों देखो, अब ये जो लाइन में बोल रहा हूं ध्यान समझना, मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विद बोरोड फंड। ध्यान रखना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं क्लास कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास बोरोड फंड यानी डिबेंचर में ज्यादा रिस्क है। क्यों? क्योंकि कंपनी अगर क्लास डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी को हर साल ब्याज देना ही पड़ेगा। अगर कंपनी डिबेंचर इशू करेगी तो कंपनी को हर साल ब्याज देना ही पड़ेगा, ये फिक्स है, जो देना ही देना है। कंपनी को ब्याज देना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी कमाए चाहे ना कमाए, प्रॉफिट हो चाहे ना हो। तो कंपनी के लिए तो रिस्क है भाई डिबेंचर इशू करना। भाई शेयर इशू करने में क्यों रिस्क नहीं है? भाई मुनाफा होगा तो तुम मांगोगे, नहीं होगा तो नहीं मांगोगे। अब तो मालिक ओनर में ये क्या है, आउटसाइडर है भाई, इनको तो ब्याज चाहिए ही चाहिए एज कंपेयर टू। तो आप ध्यान रखना, पहला कॉस्ट, दूसरा रिस्क, तीसरा कैश फ्लो पोजीशन। हर हर क्लास सोर्स में कहीं ना कुछ पैसा जाता है। अगर हम बात करें डिबेंचर की तो आपको हर साल या हर 6 महीने में ब्याज देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास स्मूथ कैश फ्लो है,
आप इजीली बोरोड फंड यानी डिबेंचर को अफोर्ड कर सकते हो तो क्लास आप डेट इश्यू करो, यानी कि अगर आप ब्याज भर सकते हो तो डेट इश्यू करो, ब्याज नहीं भर सकते तो आप इक्विटी इश्यू करो। फोर्थ पॉइंट है क्लास फ्लोटेशन कॉस्ट। बच्चों फ्लोटेशन क्या कॉस्ट क्या होता है क्लास? शेयर्स को इश्यू करने का जो खर्चा होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। जैसे ब्रोकर का खर्चा, कमीशन, अंडर राइटर की फीस। मैं बता दूं ब्रोकर जो शेयर को बिकवाता है कमीशन उनको ही मिलता है, और अंडर राइटर फीस क्या होता है? जो शेयर्स को गारंटी लेता है कि मैं बिकवा दूंगा सारे के सारे शेयर्स, वो अंडर राइटर होते हैं। मैं जब आपको कंपनी पढ़ाऊंगा, शेयर पढ़ाऊंगा, आगे चैप्टर में है, वो डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारे खर्चे कुल मिला के बच्चों सुनो, प्रोस्पेक्टस की छपाई से लेकर, प्रोस्पेक्टस जो कंपनी देती है क्लास अपना, उसकी छपाई से लेकर शेयर इशू करने में जितने भी खर्चे आ जाएं वो सारे के सारे क्लास एक्सपेंस जो होता है वो होता है फ्लोटेशन कॉस्ट। द फर्म प्रेफर सिक्योरिटी विच लीस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट विच इन्वॉल्व लीस्ट प्रोटेक्शन कॉस्ट, यानी कि कंपनी उसी सोर्स से पैसा रेज करेगी जहां फ्लोटेशन कॉस्ट कम हो। अगला स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। ये क्लास इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर में भी क्वेश्चन क्लास इन टॉपिक से पूछ लिया जाता है एक पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट का मतलब क्या है कि हमारी मार्केट की सिचुएशन क्या है। अगर बूम पीरियड है बच्चों, बूम मतलब इन्फ्लेशन, ध्यान रखो अभी आप, बूम का मतलब इन्फ्लेशन, पब्लिक रिस्क लेने को तैयार है, पब्लिक के पास पैसा ज्यादा है, तो भैया उस सिचुएशन में आप इक्विटी इशू कर दो। इक्विटी में कंपनी के लिए रिस्क कम है लेकिन पब्लिक के लिए रिस्क ज्यादा है, तो रिस्क लेने को तैयार है कि हमारा 100 का शेयर कल को 200 का होगा, 200 का 250 का, 1000 का 2000 का होगा, तो उसे पता है कि बहुत जल्दी मेरा पैसा बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अगर बूम पीरियड है या इन्फ्लेशन पीरियड है तो उसमें हम इक्विटी जो है वो इशू करेंगे। और अगर डिप्रेशन है, डिफ्लेशन है, मंदी है, तो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उस सिचुएशन में डेट इशू करेंगे। तो यानी कि इन्फ्लेशन में कंपनी जो है वो प्रेफर करती है डेट को, डिबेंचर को, क्योंकि पब्लिक रिस्क लेने को तैयार है। और डिफ्लेशन में कंपनी इशू करती है क्लास डिबेंचर्स को, क्योंकि डिफ्लेशन में मंदी है, डिबेंचर जो है वो इशू होता है। क्लियर है यहां तक? तो आपने ये क्लास ध्यान रखना है, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। ओके, अगर इन्फ्लेशन है, अगर क्लास मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, महंगाई चल रही है, इन्फ्लेशन चल रहा है, तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में कंपनी क्या इशू करेगी बताओ जरा? इक्विटी। और डिफ्लेशन की सिचुएशन में कंपनी क्या इशू करेगी क्लास? डेट। ओके, थर्ड है क्लास डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन का मतलब यह होता है कि कितना पैसा पब्लिक को बांटना है, यानी कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कितना पैसा अपने पास बचा के रखना है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। भाई सुनो मेरी बात, अगर हम पैसा कमा रहे हैं और सारा का सारा पैसा हम शेयर होल्डर्स को बांट दें, हम शेयर होल्डर्स को सारा का सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दें, बांट दे, तो भैया हम ग्रोथ कैसे करेंगे? तो हमारे ग्रोथ के लिए जरूरी है कि हम थोड़ा सा पैसा प्रॉफिट से बचाकर रखे रहें, रिजर्व मेंटेन करके रखें, ताकि कल को कोई बिल्डिंग खरीदनी है, ब्रांचेस बढ़ाने हैं, अपना काम और बढ़ाना है, नई मशीन खरीदनी है, कुछ भी करना है, तो उस सिचुएशन में क्लास वो हमारे पास पैसा होना चाहिए। तो डिविडेंड डिसीजन यही कहता है कि हमारे पास जो पैसा सरप्लस बचा हुआ है उसमें से हम कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कितना रिटेन करेंगे। द डिसीजन इज कंसर्न विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस ऑफ फंड। तो कितना पैसा हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और कितना पैसा हम बचाएंगे। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस पार्टी। क्लास देखो, किसी भी बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो अलग अलग पार्टी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज, डिबेंचर्स, डिबेंचर होल्डर, शेयर होल्डर, एक्सेट्रा। तो कंपनी जो प्रॉफिट बचा लेती है ना अपने पास, वो सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी को पेमेंट हो रहा होता है। अभी पैसे सबसे सबको पे ही तो करना होता है कंपनी को। अब देर इज अ फिक्स लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो क्लास ये कंपनी की फिक्स लाइबिलिटी है, दीज आर द फिक्स लाइबिलिटी। भैया क्रेडिटर को देना ही देना है, एम्प्लॉयज को देना ही देना है, डिबेंचर होल्डर को भी देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी देना ही देना है, इन सबको पेमेंट करनी है। द सरप्लस प्रॉफिट जो उसको पेमेंट करने के बाद बचता है, वो प्रॉफिट या तो बांटेंगे इक्विटी शेयर होल्डर को इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और केप्ट असाइड इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग। सुनो मेरी बात, कंपनी ने जो सेल कलेक्शन किया, जो पैसा आया, उससे सबको पेमेंट कर दिया एक एक करके।
सबको पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचा कंपनी के पास, या तो वो उस पैसे को रिटेन करेंगे, बचा लेंगे अपने पास, या उस पैसे से डिविडेंड बांटेंगे। समझ रहे हो बात को? मतलब कि यार पब्लिक को ना, शेयर होल्डर को, जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगाया है, उनको हम लोग प्रॉफिट का एक हिस्सा देते हैं, जिसको डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड। डिविडेंड प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो बांट दिया जाता है अमंग शेयर होल्डर्स। तो ध्यान रखना क्लास, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को बांट दिया जाता है वो डिविडेंड है, और जो पैसा बचा लिया जाता है वो रिटेन अर्निंग्स है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो रिटेन अर्निंग है वो क्लास रिजर्व्स ही होता है। तो हम कितना पैसा बचा लें, कितना पैसा बांट लें, इसी को डिसाइड करना ही कहलाता है क्लास डिविडेंड डिसीजन। एक मैनेजर इसी को डिसाइड करता है कितना बचाएं कितना बांटें। तो यार ऐसे आंख बंद करके नहीं बोलेगा कि आज मेरा मूड है तो ज्यादा बांट देता हूँ, ज्यादा बचा लेता हूँ। भैया बहुत सारे फैक्टर्स है जिनको कंसिडर करके ये डिसीजन लिया जाता है। अंडर डिविडेंड डिसीजन द फाइनेंस मैनेजर डिसाइड हाउ मच टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड के फॉर्म में कितना बांटना है, हाउ मच इज टू केप्ट असाइड अ रिटेन अर्निंग। टू टेक द डिसीजन कंपनी कीप इन माइंड अबाउट द ग्रोथ प्लान, कि हमारा ग्रोथ प्लान क्या है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है। समझ रहे बात को? अगर मान लो कि हमारा ग्रोथ प्लान है तो हम पैसा बचाएंगे, ग्रोथ प्लान नहीं है तो हम पैसा बांट देंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला जो पॉइंट है वह अर्निंग। बच्चों सिंपल सी बात है, हम डिविडेंड बांटते हैं क्लास अपने अर्निंग में से। अगर ज्यादा अर्निंग है तो डिविडेंड ज्यादा बांटेंगे, और अगर अर्निंग कम है तो डिविडेंड कम बांटेंगे। सिंपल सी बात है, ज्यादा कमाया ज्यादा बांट दिया, कम कमाया कम बांटा। दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर कंपनी के पास अर्निंग स्टेबल है, स्टेबल का मतलब ये होता है क्लास कि कंपनी ने मान लो पिछले साल अच्छा खासा कमाया था और इस साल भी अच्छा खासा कमा रही है, और कंपनी को उम्मीद है कंपनी आगे भी अच्छा कमाएगी, तो उस सिचुएशन में कंपनी क्या बांटेगी, डिविडेंड को ज्यादा बांटेगी। लेकिन अगर अनस्टेबल अर्निंग है, हमें पता नहीं भैया कब हमारा प्रॉफिट डाउन हो जाए, हमें दिक्कत हो जाए, तो हम बांटेंगे नहीं, हम रिजर्व रोक कर चलेंगे। तो मेरी बात ध्यान समझना, कमाएंगे ज्यादा बांटेंगे ज्यादा, कमाएंगे कम बांटेंगे कम। स्टेबिलिटी अर्निंग की, हर साल अच्छा कमाते हैं ज्यादा बांटेंगे, अदरवाइज कम बांटेंगे। थर्ड पॉइंट है कैश फ्लो पोजीशन। थर्ड पॉइंट है कैश फ्लो पोजीशन। पेइंग डिविडेंड मींस आउटफ्लो ऑफ कैश। कंपनी डिक्लेयर हाई रेट ऑफ डिविडेंड ओनली दे हैव सरप्लस कैश। भाई सीधी सी बात है कि कंपनी ज्यादा, क्योंकि देखो डिविडेंड ना पैसा आउटफ्लो होता है, डिविडेंड से पैसा जाता है, बाहर जाता है, पैसा आउटफ्लो होता है। तो अगर कंपनी के पास कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो कंपनी डिविडेंड ज्यादा बांटेगी, और शॉर्टेज ऑफ कैश है तो कंपनी कई बार डिक्लेयर डिविडेंड बहुत कम करती है या डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है। तो कैश फ्लो पोजीशन पे भी डिपेंड करता है कि हम कितना डिविडेंड बांटेंगे। अगला ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में हमारी कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, सिंपल सी बात है, अगर हमें लग रहा है कि फ्यूचर में यार हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे लिए अच्छा मौका है, तो हम पैसा रिटेन ज्यादा करेंगे बांटेंगे कम। समझ रहे हो बात को? आपके घर वालों को मान लो कोई मकान लेना है कमिंग 1 to 2 ईयर्स में, तो कमिंग 1 to 2 ईयर्स में उनको मकान लेना है, तो वो पैसा बचाएंगे, बोलेंगे नहीं यार मकान लेना है, पैसा बचा कर चलो, बेमतलब खर्चे मत करो। सिमिलरली कंपनी को लग रहा है कि यार कल को कंपनी कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी, या डिविडेंड सॉरी, या कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है कंपनी के पास जहां कंपनी कर सकती है, ग्रोथ कर सकती है, तो पैसा वो बचा के चलेंगे, बांटेंगे कम। लेकिन अगर कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है ही नहीं तो उस समय क्लास डिविडेंड ज्यादा बांटा जाएगा। इफ कंपनी हैज अ नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान देन इट शुड बी री इन्वेस्ट द अर्निंग फॉर द ऑफ द कंपनी एज टू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। कंपनी हैड टू ऑप्शंस, वन टू रेज एडिशनल कैपिटल और टू इन्वेस्ट रिटेन अर्निंग। प्लस कंपनी दो तरीके से क्लास रेज कर सकती है पैसा, एक फिर से इशू कर दे शेयर, और दूसरा बचा हुआ पैसा यूज करे। तो रिटेन अर्निंग जो है वो क्लास चीपेस्ट सोर्स है, एज दे डू नॉट इन्वॉल्व फ्लोटेशन कॉस्ट एनी लीगल फॉर्मेलिटी। क्लास ध्यान रखना, जो रिटेन अर्निंग है, क्लास जो रिटेन अर्निंग है वो चीपेस्ट सोर्स है ना, जिसमें क्लास ना ही कोई फ्लोटेशन कॉस्ट लगता है ना ही कोई लीगल फॉर्मेलिटी, तो वो रिटेन अर्निंग का यूज करेंगे। कुल मिला के बच्चों ये बात ध्यान समझना, अगर आपको लग रहा है क्लास कि फ्यूचर में ग्रोथ प्लान है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, तो भैया आप उस सिचुएशन में क्या करोगे, अपनी रिटेन अर्निंग का ही क्लास रिटेन अर्निंग ज्यादा रखोगे, डिविडेंड कम बांटोगे, बांटोगे कम बचाओगे ज्यादा। लेकिन आपको लग रहा है कि फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है तो क्लास आप डिविडेंड ज्यादा बांटोगे।
स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, फिफ्थ पॉइंट है। अगर आप ये चाह रहे हो कि डिविडेंड शेयर होल्डर्स को हर साल अच्छा मिले, अगर आप ये चाह रहे हो कि शेयर होल्डर्स को हर साल डिविडेंड ज्यादा मिले, तो भैया इस साल प्रॉफिट कम होने के बाद भी आप उनको डिविडेंड ज्यादा दोगे, ताकि शेयर होल्डर्स की नजरों में आपकी एक अच्छी छवि बनी रहे, कंपनी की एक अच्छी गुडविल शेयर होल्डर्स के सामने बनी रहे। भाई सीधी सी बात है, अगर कंपनी ज्यादा पैसा देगी आपको, तो कंपनी की अच्छी इमेज तो बनेगी ना आपके दिमाग में। तो रेपुटेशन को अच्छा करने के लिए कंपनी क्या करती है, डिविडेंड ज्यादा बांटती है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। और अदरवाइज क्लास वो क्या करती है, डिविडेंड कम बांटती है, बचाती ज्यादा है। छठा पॉइंट और लास्ट पॉइंट है क्लास, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, एक पार्ट खत्म हुआ है, इसके बाद भी क्लास बहुत कुछ है पढ़ने के, लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल लीवरेज है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं जो हम लोग क्लास नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। इसमें आखिरी पॉइंट है, अभी आपको ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड और फाइनेंसिंग। अभी मेरे पास समय की कमी की वजह से मैं लर्न नहीं करा पा रहा, जैसे मैंने आपको इन्वेस्टमेंट याद कराया, उसी तरीके से डिविडेंड और फाइनेंसिंग भी लिख लिख के याद कर लेना, आप आराम से याद हो जाएगा। आपकी ड्यूटी है कि परसों की जो क्लास होगी उससे पहले आपको इतना बहुत अच्छे से खत्म करना है। 4 घंटे दे दोगे ना क्लास आप, दो मतलब जैसे कल सुबह दे दोगे 2 घंटा और अगले परसों सुबह दे दोगे 2 घंटा, आराम से परफेक्ट तरीके से याद हो जाएगा। लिख लिख के याद करना, टेबल पे बैठ के पढ़ सकते हो या फिर घूम घूम के पढ़ सकते हो, खड़े होकर लर्न कर सकते हो। बेटा रजाई गद्दे के अंदर घुस के प्लीज मत पढ़ना, याद नहीं होगा, नींद आएगी, कोई फायदा नहीं है, टोटल टाइम वेस्ट है। कपड़े वपड़े पहन लो जितना पहनना है, लेकिन वॉक कर करके याद करो, कोशिश करो मॉर्निंग में याद करो। अब मॉर्निंग का मतलब ये नहीं कि सुबह 4 बजे 3 बजे, जब नींद खुले आपकी अपने आप, क्योंकि अपने आप नींद खुलेगी आपकी तो आप फ्रेश माइंड रहेगा। अब ये बोलना सर अपने आप तो नींद हमारी 1 बजे खुलती है, यही तो दिक्कत है क्लास सर्दियों में, तो ये उठा नहीं जाता, पर आपको उठना पड़ेगा। अगर आपको लगन है ना मन में कुछ करना है लाइफ में, तो भैया उठना पड़ेगा आपको। लास्ट है टैक्सेशन पॉलिसी। मेरा काम है बताना, काम करना ना करना क्लास आप पे ड्यूटी करता है। इतने छोटे बच्चे आप हो नहीं, आपको सब पता है कि रिजल्ट अच्छा आएगा तो क्या होगा और खराब आएगा तो क्या होगा। देखो सुनो मेरी बात, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। हम कितना डिविडेंड बांटेंगे सरकार के टैक्सेशन पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है क्लास। अगर हम इंडिया की बात करें, अंडर प्रेजेंट टैक्सेशन सिस्टम, डिविडेंड इनकम इज फ्री इनकम। भैया एक बात बता दूं आपको मैं, इंडिया में जो डिविडेंड की इनकम है ना क्लास, वो फ्री है, एग्जेम्प्ट है, यानी कि सरकार को डिविडेंड पे किसी प्रकार का हमको टैक्स नहीं देना। क्यों? क्योंकि क्लास कंपनी उस पे टैक्स पे करती है, जिसको बोलते हैं डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। इफ टैक्स रेट इज हाई, अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो कंपनी डिविडेंड कम बांटेगी, और टैक्स रेट कम है तो कंपनी डिविडेंड क्या करेगी, ज्यादा बांटेगी। सीधी सी बात है भैया, कंपनी 100 करोड़ का डिविडेंड बांट रही है, टैक्स रेट है 10%, तो कंपनी 1 करोड़ का टैक्स सरकार को देगी। तो कंपनी सोचती है टैक्स रेट 10% है तो हम कम बांटते हैं, हम 10 करोड़ बांटेंगे तो हम 1 करोड़ सरकार को देंगे। यानी कि टैक्स रेट अगर ज्यादा है, अगर सरकार टैक्स रेट ज्यादा ले रही है डिविडेंड बांटने पे ना, मान लो कि मुझे डिविडेंड मिला 1 करोड़ रुपए का, तो भैया मुझसे सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी। क्यों? डिविडेंड एग्जम्प्ट है, क्योंकि इस 1 करोड़ रुपए कंपनी ने ऑलरेडी डिविडेंड दिया हुआ है। भाई कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आता है, मान लो 20 लाख आया, तो कंपनी इस नेट प्रॉफिट पे सरकार को टैक्स दे देती है, तो टैक्स तो ऑलरेडी चला गया, अब इसी प्रॉफिट का एक हिस्सा पब्लिक को दिया जाता है। भाई इसी प्रॉफिट का एक हिस्सा मान लो 2 लाख पब्लिक को दिया जा रहा है, तो भैया इस पर टैक्स तो ऑलरेडी जा चुका है ना। तो पब्लिक के हैंड में, शेयर होल्डर के हैंड में ये एग्जाम्प्ट रहता है, शेयर होल्डर को किसी प्रकार का टैक्स इनको नहीं देना पड़ता। अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो डिविडेंड कम बांटेगी, बचाएगी, और डिविडेंड कम बांट के पैसा सरकार कंपनी बचाएगी ज्यादा। और टैक्स रेट अगर कम है तो डिविडेंड ज्यादा बांटेगी और बचाएगी कम। तो ये देखना है क्लास, कितना पैसा बचाना है और कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। आई होप कि ये तीनों डिसीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग के इंपॉर्टेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है होता क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये अच्छे से आपको लर्न हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास फाइनेंशियल लीवरेज, यानी कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, तो कॉपी लेके बैठना, अगली क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, तब तक के लिए क्लास गुड नाइट।